नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। उम्मीद करती हूँ कि आप सब सेहतमंद होंगे, आपके प्रियजन कुशल मंगल होंगे। आप सभी की मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी और आपकी स्ट्रेट टॉक। चीन के बहुत से मोबाइल ऐप भारत में लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। ये ऐप्स लोगों को लोन लेने और सट्टा खेलकर लाखों जीतने का लालच देते थे। बाद में कर्ज न चुका पाने पर उन्हें भद्दे मैसेजेस भेजते, यहाँ तक कि उनकी तस्वीरों से छेड़छाड़ कर वायरल करने की धमकी भी दे देते थे। इससे परेशान आकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए चीन और कुछ दूसरी विदेशी इकाइयों द्वारा चलाई जाने वाली कुल 232 ऐसी ऐप्स को बैन कर दिया है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त के साथ ये बताया है कि सट्टेबाजी, जुए और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल 138 ऐप को बैन करने का आदेश रविवार शाम जारी किया गया। इसके अलावा गैरकानूनी तरीके से कर्ज देने वाली 94 ऐप्स को भी ब्लॉक किया गया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चीन से लिंक्ड ये ऐप्स भारत में आखिर किस तरह लोगों को शिकार बना रहे थे, उनका साइबर फ्रॉड का तरीका कैसा था कि लोग आसानी से, खास करके भारतीय आसानी से इन चीनी ऐप्स का विक्टिम बन जाते थे, शिकार बन जाते थे। आइए आपको दिखाते हैं कि लोन सट्टेबाजी के जो चीनी ऐप्स हैं, ये जो बैन कर दिए गए हैं, वो काम कैसे करते थे, अपना शिकार कैसे बनाते थे। इन ऐप्स के जरिए आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को लोन लेने का लालच दिया गया था। बाद में ये ऐप्स कर्जदारों पर सालाना 3,000 तक ब्याज बढ़ा दिया करते थे। जब कर्जदार लोन के पैसे वापस करने में असमर्थता जताते तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता, भद्दे मैसेज भेजे जाते, कर्जदाताओं की तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उन्हें वायरल करने की धमकी भी दी जाती। इससे परेशान आकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। उत्तराखंड डीजीपी ने 2021 में कहा था कि देहरादून के एक व्यक्ति को लोन के लिए मैसेज आया। मैसेज में एक लिंक मिला जिस पर क्लिक किया तो उनसे विभिन्न शुल्क के नाम पर रुपए मांगे गए। वे ठगों के कहने पर रुपए जमा करते गए। कुछ ही दिनों में उन्होंने 17 लाख रुपए ठगों के खाते में जमा कर दिए। जब शख्स को, जो कि देहरादून का था, ठगी का पता चला तो उसने साइबर थाने को सूचना दी। पुलिस ने जांच की और फिर 29 दिसंबर 2022 को पीड़ित की शिकायत पर, यानी कि लगभग 2 साल पूरा होने पर पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उनसे जिस लोन ऐप के माध्यम से ठगी की गई है, पीड़ित शख्स से उसे हेक्टर लैंडकरो प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी संचालित करती है। कंपनी की छानबीन की गई तो पता चला कि इसे चीन में बैठे कुछ लोग चलाते हैं, यानी चीन के कुछ लोग इस कंपनी का संचालन कर रहे थे। इसका एक एजेंट दिल्ली में भी मौजूद था। पुलिस ने मामले में इंटरपोल को भी पत्र लिखा और जांच के दौरान मामले में चीन के 5 नागरिक संलिप्त पाए गए। जांच के बाद 15 चीनी मोबाइल ऐप को बंद करने के लिए साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को लिखा गया। खुलासा होने के बाद यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी से हासिल की गई कुछ रकम को क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी चीन भेजा गया था। तो ये कुछ खुलासे बैन हुई चीनी ऐप्स को लेकर, ये कैसे विक्टिम बनाती थी भारतीय नागरिकों को और कैसे मनी लॉन्ड्रिंग भी की गई इन ऐप्स के द्वारा, और कैसे सरकार ने कहा है कि इन ऐप्स पे कुछ ऐसे कंटेंट मौजूद है जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को सीधे सीधे खतरा, नुकसान पहुंचा सकती है। गंभीर ये चिंता है जो सरकार ने भी इस ऐप को, इन ऐप्स को बंद करते समय जताई है। हमारे साथ जो आज साइबर इश्यूज के एक्सपर्ट है मनप्रीत सिंह, आइए दर्शकों से उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं और उनका वेलकम भी कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनप्रीत जी आपका स्ट्रेट टॉक में। थैंक यू मैम।
मनप्रीत जी, आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करूंगी मैं इन ऐप्स को लेकर, लेकिन मैं चाहती हूं कि दर्शकों से उससे पहले एक अनुरोध कर लें कि कृपया आप भी स्ट्रेट टॉक में आज हिस्सा बनिए और चीनी ऐप्स पर ये जो भारतीय पाबंदी लगाई गई है उस बारे में आपकी क्या राय है। कोई सवाल है तो आप शो के दौरान कृपया ज़रूर उठाइए। फ़ोन नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। मनप्रीत जी, जो कि आप साइबर और फाइनेंशियल एक्सपर्ट दोनों हैं, डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ऑफ इंडिया उनके साथ भी जुड़े हुए हैं और आपको साइबर क्राइम को लेकर कुछ बहुत ही व्यापक मामलों की समझ है। आप लगातार इनसे डील करते रहते हैं। आपने देखा कि सरकार की तरफ से भी जितनी समस्याएं हैं आप उनका रोज़मर्रा के तौर पर उसे समझते हैं, उसका समाधान भी सुझाते हैं। मनप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इससे पहले भी देखा गया है कि भारत में जो ऐप्स हैं वो नागरिकों के डेटा खास करके उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन यहाँ पे जो चीनी ऐप्स ने कारनामा किया और जो उजागर हुआ है वो तो सीधे तौर पर ये है कि वो फाइनेंशियल तरीके से भी भारतीय नागरिकों को नुकसान पहुंचा रहे थे और कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग भी यहाँ पर जो सामने आई है और एक गंभीर विषय है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगी, 232 ऐप्स जो बैन की गई हैं उसके बारे में क्या है। मैं समझना चाहूँगी कि इन ऐप्स का गोरख धंधा आखिर भारत में कितना फल फूल रहा है। ओके, प्रेजेंटली क्या है कि क्राइम जो है उसको करने का तरीका क्रिमिनल्स का चेंज हो चुका है और जी। ये जो तरीका है इसलिए अब साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये साइबर क्राइम है क्या? नॉर्मली क्राइम क्या होता है? क्राइम में दो पार्ट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है गिल्टी एक्शन और दूसरा होता है गिल्टी माइंड। जी। ये बनाता है क्राइम। साइबर क्राइम तब बनता है जब हम इन एक्टिविटीज को करते हैं साइबर स्पेस में। जी। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये क्या कर रही हैं? इनको बनाया गया है, बहुत सारी एप्लीकेशन जो है ये बच्चों की गेम्स हैं। बट इनको बनाया क्यों गया है? इनको बनाया गया है इसलिए कि वो आपकी इंफॉर्मेशन एक्वायर कर पाए। आपकी इंफॉर्मेशन कैसे एक्वायर करेंगे? क्योंकि जब वो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे, बहुत सारी जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, फ्री एप्लीकेशन होती हैं, तो वो आपसे राइट्स मांग लेते हैं और आप क्लिक कर देते हो। वो राइट्स जब आप दे देते हो तो आप अपने आप को और जो इंफॉर्मेशन आपकी आपके मोबाइल फोन्स में है आप उस सारी इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर देते हो। बट यू डोंट नो दी एग्जैक्ट रियलिटी कि ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है ये कैसे आपके खिलाफ भी यूज कर सकते हैं वो लोग। यहां पर गवर्नमेंट का कंसर्न ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन लीक हो रही है हमारे देश के नागरिकों की और इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन इंडिया में ना रह के एक होस्टाइल कंट्री में जा रही है जी। और उनके सर्वर पे जा रही है। क्योंकि वो सर्वर हमारे देश में नहीं है इसलिए हम उस सर्वर पे आने वाली चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम कोई डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं लीगली। इस रीजन से द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू द गवर्नमेंट वाज जी कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स करी 21 में और बेसिस दी अमेंडमेंट्स उन्होंने अंडर सेक्शन 69A इन सारी एप्लीकेशंस को बैन करने का ऑर्डर दे दिया जी। जी, ये जो बैन कर दी गई है, लेकिन मनप्रीत जी मैंने देखा है कि पिछले साल भी फरवरी के महीने में 54 जो है ऐप्स, चाइनीज़ ऐप जो है उन पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस साल तो जो नंबर हैं वो कई गुना बढ़ गए हैं। आपसे समझूंगी इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फ़ौरन मिलते हैं स्ट्रेट टॉक में। दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया संपर्क करें और साइबर क्राइम जो भारतीयों को निशाना बना रहे हैं, खासकर चीनी ऐप्स को यहाँ पर बैन किया गया, उसे लेकर आपकी क्या राय है ज़रूर शो के दौरान उठाइए। ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार की ओर से चीन से संबंधित कुल 232 ऐप्स को जो बैन किया गया है, आखिर इस विवाद की जड़ कहाँ पर, समस्या
कहाँ पर है और समाधान क्या हो सकता है, इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मनप्रीत सिंह है जो कि डिफरेंट गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जुड़े रहे हैं और किस तरह की शिकायतें आती हैं उसे रोजमर्रा के तौर पर उससे निपटते हैं, उसका समाधान सुझाते हैं। मनप्रीत जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये समझने की कोशिश की थी कि पिछले साल फरवरी के महीने में ही 2022 फरवरी में 54 चीनी ऐप्स को सरकार ने बैन कर दिया था और इस बार लगभग 4 गुने से ज्यादा जो ऐप्स हैं उन्हें बैन किया गया, उन्हें ब्लॉक किया गया है। तो ये खतरा है, लेकिन एक साल में ही ये खतरा 4 गुना बढ़ गया है, उससे ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है जो चीन में बैठे लोग हैं उनकी हरकतें लगातार भारतीयों को निशाना बना रही है और ये इतना व्यापक रूप ले सकता है जिसका अंदाज़ा शायद मैं भी नहीं लगा सकती और आपको ज़्यादा होगा इसका अंदाज़ा। मनप्रीत जी। मैम, लड़ाई करने के 2 तरीके होते हैं, वन इज अ डायरेक्ट फाइट एंड वन इज अ प्रॉक्सी फाइट। राइट। नाउ इन प्रॉक्सी फाइट you need to acquire more information about me. Now that is exactly what they are trying to do. जी। अब now when they are using a cyber criminal जो होता है या वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक से आपकी इंफॉर्मेशन एक्वायर करता है। जी। सोशल इंजीनियरिंग अटैक जो होते हैं वहां पे यू गेट कॉल्स, विशिंग कॉल्स, आपकी इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाती है और वो इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है फिर आपके ही खिलाफ आपके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। बहुत कॉमन है, आप लोग देख रहे हैं आजकल चलते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि एप्लीकेशंस के जरिए आपकी इंफॉर्मेशन एक्वायर की जाए और आपकी जाने ना। उसके वो एप्लीकेशन आपके सिस्टम में एम्बेड होती हैं, आप उन एप्लीकेशंस को राइट्स देते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे एक्वायर करके अपने पास ले जाते हैं और जरूरत आने पे वो सारी इंफॉर्मेशन को आपके खिलाफ या आपके देश के खिलाफ यूज करते हैं। जी। दिस इज द बेसिक मोडस ऑपरेंडी। जिस रीजन से, और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैव एनहांस्ड, दैट ओनली शोस दैट वी एज अ कंट्री आर अंडर अ थ्रेट एंड उन लोगों ने हमारे देश को भी चुना है एज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर दे कैन यूज देयर ऑल दीज एप्लीकेशंस और हमको टारगेट कर रहे हैं हमारी इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के लिए। जी। कंसिडरिंग अस अपैरेंटली अ पोटेंट थ्रेट। कहीं ना कहीं जब मैं इस विषय पर डिफरेंट आर्टिकल्स पे पढ़ रही थी तो ये भी देखने को मिला मनप्रीत जी कि बैटिंग जो है ये राज्य के तहत आने वाला वो एक कानून है और इसके तहत जो है कार्रवाई की जाती है और इससे लेकर यूनियन लेवल पे यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर कोई कार्रवाई या फिर कोई कानून बनाए जाने की आवश्यकता की भी बात कही गई है। तो क्या आपको भी ये महसूस होता है कि ये सिर्फ एक राज्य स्तर पर बनाया गया कानून ही इससे नहीं निपट सकता है, बल्कि केंद्र स्तर पर भी इससे जुड़ा हुआ बैटिंग खास करके जो कि ऑनलाइन बैटिंग का जो एक ट्रेंड यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, इसके खिलाफ सेंट्रल लेवल पर कोई लॉ का आना जरूरी है? ये साइबर क्राइम्स के पहले जो था इस पर्टिकुलर चीज को स्टेट लेवल पे कंसिडर किया जाता था जी। बट अब क्या है कि सिनेरियो बदल गया है। अभी जो सिनेरियो बदल गया है यहाँ पे जब साइबर बेटिंग आ गई जी, नाउ the union governments and the laws which have to be there in the entire country have to be more stringent जी। क्योंकि आप स्टेट वाइज तभी कंट्रोल कर सकते हो अगर आप स्टेट को कंसिडर कर रहे हो। अब यहाँ पर तो देश की बात आ गई जी। जो लॉज में चेंजेस भी हुई हैं, जो आईटी एक्ट में अमेंडमेंट्स भी हुई हैं जी, उनका बेसिकली 3 रीजंस था अमेंडमेंट होने का जी। पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमको कुछ राइट्स देती है जी, आर्टिकल 14, 19 और 21 जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं जी। ये जो राइट्स हैं, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, और ये जो राइट्स हैं ये हर इंडियन का प्रोटेक्ट होना चाहिए जी। अब ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये एक्टिविटीज हमारे इन राइट्स को इन्फ्रिंज करती हैं जी। दूसरी चीज हमने देखी थी, अगर कोई भी ऐसा एक्शन या कोई ऐसा वीडियो आता है जो किसी इंडिविजुअल या एक देश के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या वो डिफरेंट लोगों में टेंशन क्रिएट कर सकता है, तो उसको हटाने का मैकेनिज्म जी वो फुल प्रूफ नहीं था। रीजन वो हैंडलर्स ये कहते थे कि भाई ये तो आपके परव्यू में नहीं आता जी, बिकॉज द सर्वर इज नॉट हियर, सो हाउ डू आई कंट्रोल देम, सो वी नीडेड अ स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर एक्ट
जी। और इसी रीजन से ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं, इन्होंने रोबस्ट मैकेनिज्म को भी तैयार किया है, जी। बेसिक विच these organizations will have to take action in the next 72 hours जी। कि वो जो मैटर है which the government considers is being harmful for let us say the country or a particular sect per se, जी। उसको इमीडिएटली रिमूव किया जाए और डिफरेंट मैटर्स जो और मैटर्स हैं उनको विद इन अ टाइम 15 डेज उसको वहां से हटाया जाए, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं जी, दे कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज फॉर कंट्री। जी। मनप्रीत जी, हमारे साथ एक और मेहमान जो है पैनल पर वो जुड़ रहे हैं मलेशिया से, विदेशी मामलों के जानकार है अंबुजेश जी। अंबुजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक पर। और जी अंबुजेश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आई कैन हियर यू, आई कैन हियर मनप्रीत जी। जी, अंबुजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि भारत में जो 232 ऐप्स यहाँ पर बैन की गई हैं और ये ऐप्स का जो नंबर है वो काफ़ी चिंताजनक है, क्योंकि पिछले साल ही फरवरी के महीने में 54 ऐप्स को भारत सरकार ने बंद कर दिया, बैन लगा दिया था। वो चीनी ऐप्स ही थी और इस बार 232 चीनी ऐप्स हैं जिन पर पाबंदी लगाई गई है, जिन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। आप इसे कितने बड़े खतरे के रूप में देख रहे हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात करें, सोवेरेनिटी और इंटेग्रिटी को लेकर? As far as the sovereignty and the integrity of the country is concerned, Manpreet ji has been very clear in giving his views, and I totally agree with him. और जहां तक ये apps का सवाल, these apps are coming from China. जी। China रोज प्रोड्यूस करता है कुछ ना कुछ जो खुद यूज नहीं करता, don't believe it in themselves. जी। But they try and sell it to you. And now the people who are using these apps are not using it for any constructive information. They're using it for, I'm sorry to say so, for porn. And then these apps start asking personal questions. And they kind of, they make a parallel out of it, and they read the social mentality on it. They kind of analyze it. जी. So that's all these apps. But Ricky, what would you say on this? जी, अंबुजेश जी, कहीं ना कहीं ये भी सामने आया है इन चीनी ऐप्स के छानबीन के दौरान कि देश में कुछ पर्टिकुलर राज्य हैं, ओडिशा है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों में चीनी ऐप्स जो हैं वो ज़्यादा मात्रा में लोगों को अपना शिकार बना रही है। वहाँ पर ज़्यादा जो है इस तरह की शिकायतें पुलिस को देखने को मिली हैं और इसके बावजूद जो है यहाँ पर जो मोबाइल धारक हैं, जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें किसी तरह की रेगुलेशन या फिर अवेयरनेस को लेकर डिफरेंट जो राज्य सरकार है उनकी तरफ से कोई अवेयरनेस भी जो है मुझे नहीं लगता है कि सामने आया है। इसे आप कितने बड़े खतरे के रूप में देखते हैं, अगर मैं बात उत्तर प्रदेश की करूं, ओडिशा की करूं और तेलंगाना की करूं? अगर आप उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना की बात कर रही हैं जी, तो आप पहली बात तो ये देखिए कि विच स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, एज वाइज, डेमोग्राफिक, ऑल द डेमोग्राफिक वाइज, ये कौन लोग ज्यादा यूज करते जी। और जहां तक सवाल है, these apps have never been safe and never be safe. जी। Possible what our IB ministry can is put a blanket over these apps. Anything from China, please. जी. Because China always had nefarious designs towards Asia. And making it more and more.
जी मनप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने अंबुजेश जी को सुना, मलेशिया से हमारे विदेशी मामलों के जानकार, वो कह रहे थे कि ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका भी अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि कितने बड़े पैमाने पर लोगों को अपना विक्टिम बना रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं मनप्रीत जी, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो इस मामले को, इस विवाद को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मामले से जुड़ी जो जागरूकता है वो पहुंचाई जा सके, ताकि आप किसी भी चीनी ऐप्स का विक्टिम ना बने, आपको कोई भी फंसाकर आपसे ठगी ना करने पाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्टेट टॉक, और स्टेट टॉक में आज का विषय कि चीन के जो ऐप्स हैं उस पर भारत सरकार ने पाबंदी लगाई है। लगभग 232 ऐसी ऐप्स हैं जिस पर ये पाबंदी लगाई गई है। इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ जो विशेष अतिथि आज पैनल पर बने हुए हैं। आइए उनका फिर से स्वागत करते हैं शो में, स्टेट टॉक में। मनप्रीत जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि एक जगह मैं पढ़ रही थी कि अक्टूबर में पिछले साल सरकार की तरफ से एक स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की गई थी कि जो डिफरेंट OTT प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार है या फिर प्राइम है, इन पर कुछ इस तरह की एडवर्टीजमेंट चली हैं जो कि बिल्कुल ही विपरीत हैं, और इनका कंटेंट जो है कहीं ना कहीं खतरनाक है, जो दर्शक है उनके लिए भी और जो सरकार है उसकी भी संप्रभुता के लिए। तो इस बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी है कि कानून में क्या प्रावधान है? राइट, सबसे पहली बात हम ये समझ लें कि ये जो भी एक्ट्स कर रही हैं, जो ऐप्स कर रहे हैं, वो दैट इज ऑल इलीगल एज पर आवर इंडियन लॉ। सो देयर इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देन देयर इज केबल टीवी रेगुलेशन एक्ट 1995 एंड द लेटेस्ट अमेंडमेंट्स दैट हैव हैपेंड इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एज पर ऑल दीज, ये जो भी कर रही हैं एप्स, वो सब इलीगल है जी। पर इनका OTT, इनके प्रमोशन, अगर एडवर्टीजमेंट अगर OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं तो ये बिल्कुल और भी ज्यादा जो स्थिति को, जो चिंता है वो और ज्यादा गहरा जाती है। बिल्कुल, उसका रीजन है जी। पहले जो हमारा लॉ था, पहले हमारे लॉ में देयर वाज सेक्शन 79 जो है वो ये कहता था कि इंटरमीडियरीज को लायबल नहीं ठहराया जाएगा जी फॉर सम ऑफ द थिंग्स दैट आर बीइंग शेयर्ड बाय द यूजर्स। बट नाउ आफ्टर द अमेंडमेंट्स इट हैज बीन मेड वेरी क्लियर कि जो भी ये इंटरमीडियरीज हैं, जो ये इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे हैं जी, वो इंफॉर्मेशन किसी तरीके से भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको राइट्स मिले हैं, आर्टिकल 14, 19 और 21 में, उन राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं करे, और उनका अपना एक रोबस्ट मैकेनिज्म होना चाहिए चेक करने के लिए कि जो कंटेंट आ रहा है वो प्रॉपर हो। और अगर कोई ऐसा कंटेंट आता है जिसपे गवर्नमेंट या यूजर ही अपना ही रेजेस अ कंसर्न जी, तो एज पर द मैकेनिज्म इन द नेक्स्ट 72 आवर्स और नेक्स्ट 15 डेज दैट कंटेंट बी रिमूव्ड। सो वो जो आप कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट आती थी, उसका रीजन ये था कि दे हैड सॉर्ट ऑफ अ प्रोटेक्शन व्हिच नाउ हैज बीन टेकन अवे। सो नाउ दे हैव टू एंश्योर that whatever content is there, it is not something which is bad or wrong for the country or the people. जी, अंबुजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि चीन की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का जो जिक्र है बार बार आता है कि इस तरह से चीन जो है भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन भारत की तरफ से इससे लेकर, सुरक्षा को लेकर जो एक्शन होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्टनेस जो होनी चाहिए, वो शायद नज़र नहीं आती। आपका क्या कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर भारत में जो यूज़र्स हैं, जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, जिनके पास डाटा है, और ये बाज़ार जो है तेज़ी से व्यापक हो रहा है, जिस पर पूरी दुनिया
दुनिया की नज़र है कि भारत में आईटी जो सेक्टर है वो सबसे बड़ी बाजार है और चीन का खतरा सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इससे निपटने के लिए जो कानून है उसे भी बार बार ये कहा जाता है कि वो पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं घूम फिर के बात आ जाती है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार किस तरह से नजर सर्विलियंस जो है वो किस तरह से बना पा रही है। जैसा कि आपने कहा, घूम फिर के बात आ जाती कि सरकार क्या कर। ये सवाल बहुत आसान है पूछना जी, और इसका जवाब भी बहुत ही सिंपल। आप क्या करें, पहली बात तो ये पूछा है। और आप अगर आप आग से खेल रहे हैं और आपके हाथ जल जाते हैं जी, तो सरकार क्या जी? सरकार तो रोज कहती है से मत खेलो। अगर आप वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में भी देखें, चाइना हैज नेवर कंट्री दैट एनीबॉडी रिलाइज ऑन जी। लेकिन चाइना बेशक चाइना को कोई पसंद ना करे, लेकिन पूरी दुनिया में अगर व्यापार देखा जाए तो चीन का व्यापार लगभग सभी देशों के साथ फल फूल रहा है। भारत ही क्यों ना हो, भारत के साथ भी जो चीन का व्यापार है काफी फल फूल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। Mass produced items produced at a very low cost, sold at a very competitive cost in the world. तो इनका तो ये क्या कहते हैं मॉड्यूल बहुत पहले से रखा। पहले they were producing C-grade items which had poor reliability. Now they've come in automobiles, good vehicles are coming out of them. That is a difference altogether. जी, here we are of apps which are targeting on a certain age group and demographic of the Indian state. अंबुजेश जी, जांच में ये भी पुलिस को पता चला कि इन एप्स में सीधे सीधे चीनी नागरिक या चीनी कंपनियां जो है वो संचालन नहीं कर रही थी, बल्कि भारत में रिक्रूट किया जाता था कुछ लोगों को, और ये जो एप्स है वो भारतीय नामों से ही रिजेम्बलेंस करते थे ताकि जो लोग हैं, जो देश के भारत के जो लोग हैं, उन्हें ये कहीं से ना लगे कि ये चीनी ऐप है। तो इस तरह की भी जो है जालसाजी देखने को मिली है। तो आखिर लोग कैसे अवेयर रहे, क्योंकि नाम भी जो है इस्तेमाल किया गया वो भारतीय से मिलता जुलता था और भारत के ही लोग इसे भारत में संचालित कर रहे थे। अंबुजेश जी, इसका जवाब आपको मेरे से बेहतर उनकी सिंह जी दे सकेंगे। The reason being, I've heard him till now. He is very aware of the ground situation. जी जी, मनप्रीत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो केसेस सामने आए और पुलिस को पता चला कि भारतीयों के द्वारा ही ये देश में संचालित किया जा रहा था और इनडायरेक्ट तरीके से जो चीन में बैठे लोग हैं वो इसे चला रहे थे, और रिक्रूटमेंट हुई थी भारतीयों की, दिल्ली में एजेंट मिला है, उत्तराखंड में जो है केसेस इतने ज़्यादा थे कि पुलिस को बहुत ज़्यादा जो है अचंभा हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर उत्तराखंड के लोगों को शिकार बनाया जाता रहा और काफ़ी देर के बाद इसका पता चल सका। मनप्रीत जी। मैम, दिस इज मोर ऑफ अ लॉ पॉइंट। द आइडिया इज कि वो लोग क्या करते हैं कि वो अपने आगे उन्होंने इंडियंस को ही खड़ा कर दिया जी, ताकि जब आप लोग कोई इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो आपको यू विल हैव टू एक्ट अगेंस्ट योर ओन कंट्रीमैन। सो दिस इज समथिंग लाइक, अगर हमने बहुत ज्यादा अकाउंट फ्रॉड्स देखे जैसे बैंक्स में जी, तो एक म्यूल अकाउंट क्रिएट होता था। म्यूल अकाउंट में क्या होता था कि फॉरेन नेशनल जो थे वो इंडियंस का अकाउंट लेते थे ऑन रेंट और उसके बाद उसको ऑपरेट करवाते थे इंडियन से, और उसमें जो पैसा आता था वो पैसा आता था सारा का सारा यही जो विशिंग कॉल्स करके फेक लॉटरीज का। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती थी, जो बंदा अरेस्ट हम करने जाते थे या लोग पकड़े जाते थे वो इंडियंस होते थे। सो वी वर इन अ सिचुएशन वेयर वी न्यू कि जिसको हम पकड़ के ला रहे हैं वो बंदा खुद भी एक विक्टिम है। ही इज नॉट इवन अवेयर कि उसके साथ हुआ क्या है। बिल्कुल। बट एज पर लॉ, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसा आता था, ही वॉज कंसिडर्ड एज द अक्यूज्ड। सिमिलरली यहाँ पर वो लोग डायरेक्टली नहीं चलाते, वो इनडायरेक्टली चलाते हैं और इंडियंस को ही फेस बनाते हैं जी। फॉर वन रीजन कि इंडियन को ट्रस्ट करेंगे, एंड सेकंड रीजन कि जब आप
बेसिक इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यू विल रीच द इंडियंस एंड नॉट देयर पीपल सिटिंग अब्रॉड हु आर कंट्रोलिंग देयर. सो दिस इज डुअल विक्टिमाइजेशन. एक मेरे इंडियन सिटीजन्स को और दूसरा मेरे इंडियंस को ही आपने ढाल बनाया अपने आप को छुपाने के लिए. दैट इज देयर टू प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी दैट दे अडॉप्ट. यानी दोनों तरीके से देखा जाए तो 100% अगर कोई विक्टिम है तो वो इंडियंस ही है. और ये प्रॉक्सी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी के रूप में जो चीन भेजी गई मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा, इसको भी समझूंगी. अंबुजेश जी, अगर क्रिप्टो करेंसी के रूप में चीन भेजी गई रकम तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है. I'm not really familiar with this cryptocurrency because this is something I don't indulge in. जी. पर जहां तक आपका सवाल है चीन का and China's move into an economy, जी. into workforce, so China has always been devising things like this. जी. कोई शक और शुबा है ही नहीं कि इन चीजों को रोक देना चाहिए. जी. जी. मनप्रीत जी, मैकेनिज्म जो सरकारी मैकेनिज्म है, इस पर भी सवाल उठते रहे कि इतनी पर्याप्त इंतजाम नहीं है, ऐसा मैकेनिज्म नहीं, ऐसा कोई प्रणाली नहीं है जिससे इन लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, समय रहते हुए पहुंचा जाए. इसमें भी कई तरह की खामियां हैं और ऐसा लगा कि अभी पूरी तरह से जिस प्रणाली को विकसित होना चाहिए था, जिस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर भारतीय यूजर्स इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन का, ये प्रणाली कब विकसित हो पाएगी? बार बार ये सवाल निकलकर सामने आता है. मैम, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हुई हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, वो मैकेनिज्म को लेकर ही हुई हैं. पर ये इंप्रूव्ड वर्जन इसी रीजन से ये एप्लीकेशंस को बैन किया गया है. अब मैकेनिज्म की बात है कि जब आप किसी होस्टाइल कंट्री से डील करते हो, जैसे आपने अभी पॉइंट रेज किया कि पैसा क्रिप्टो करेंसी से बाहर गया, जी. तो अब चाइना में अगर मैंने पैसा भेजना है, जी. और ये जो है इल गॉटन वेल्थ है जो चाइनीज ही एक्वायर कर रहे हैं ऐसे, तो वो क्रिप्टो करेंसी से ही जाएगा, क्योंकि डिजिटल करेंसी के फुटप्रिंट्स को आप लोग पीछे जा नहीं सकते. तो वो डिजिटल करेंसी से उन्होंने पैसे को सारा बाहर भेज दिया, क्योंकि वो लीगली भेज सकते नहीं थे. जी. बट कंसर्न हमारा ये है कि दे आर हिटिंग एट आवर इकोनॉमी, दे आर गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडियन सिटीजंस, सो दे हैव अ रोड मैप. So if you can't defeat me in Galwan, then you defeat me like this economically. जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने कि अगर गलवान में आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो आप इस तरह से भारत के भीतर ही लोगों को शिकार बना रहे हैं. एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और दर्शकों से अनुरोध है कि आपका चीन की इस तरीके पर क्या कहना है. भारत में लोगों को शिकार बनाया जा रहा है डिफरेंट चाइनीज बैंक की एप्स की तरफ से. हालांकि सरकार ने एक सख्त कदम उठाया है और इसे चीन के खिलाफ भारत सरकार का एक बड़ा कदम भी बताया जा रहा है. इस विषय पर हमारी बातचीत जारी रहेगी. दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया संपर्क जरूर करें, स्ट्रेट टॉक में अपनी बात रखें. एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन मिलते हैं आपसे. ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका. आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक. स्ट्रेट टॉक में हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं उन चीनी ऐप्स के बारे में जिन्हें भारत की सरकार ने बैन कर दिया है, भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि वो लोन और सट्टेबाजी को लेकर यहाँ पर लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है. बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी स्ट्रेट टॉक में. नमस्कार नेहा जी. मैं एक सामान्य नागरिक के नाते मैं 2-3 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारे भारतीय परिवारों के भी काम आएंगी. देखिए, यहाँ पे हम सीनियर सेंटर में जब जाते हैं ना, तो वहाँ पे हर महीने हमारे जो लोकल पुलिस डिपार्टमेंट का जो साइबर सेल है उसके सुपरवाइजर आते हैं. वो हमें हमेशा एक बात कहते हैं कि जब भी आपको इस तरह किसी की ईमेल आती है जो कि आपको लोन ऑफर करती है या आपके साथ कोई इसके बारे में बात करना चाहती है, वो कहते हैं उस कॉल वो जो आपको ईमेल आए उसको डिलीट मत करो, उसको ब्लॉक कर दो. ब्लॉक करने से ये है कि चांसेस है कि वो दोबारा से आपके पास इस तरह की ईमेल नहीं आएगी. जी.
नेक्स्ट लेवल हमारे यहाँ के लोकल FBI ऑफिसर आके बोलते हैं, अगर आपको फोन कॉल आती है किसी की और वो कहते हैं कि हम आपके टैक्स डिपार्टमेंट के हैं, यहाँ के IRS के, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के हैं, या सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हैं, या आपके बैंक के हैं, और हमें आपका जो ड्राइवर्स लाइसेंस चाहिए क्योंकि इस सिस्टम में आपका एक डिजिट मिसिंग है। कहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन जो पर्सनल है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर और आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पिन, इस तरह की इंफॉर्मेशन अगर कोई आपसे फोन पे मांगता है, उसको आप कहिए प्लीज हैंग अप, आई विल कॉल बैक। उसको इंफॉर्मेशन ऑफर मत कीजिए, आप उसको कहिए आई विल कॉल बैक। इस दो बातों को छोड़ के नेहा जी मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एजुकेशन जो है हमारे जैसे जो आम नागरिक हैं उनकी बहुत चलती रहती है। बैंक वालों की और IRS के अक्सर टीवी पे आके उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बताते हैं कि अगर हमें आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए किसी सिटीजन से, हम कभी फोन कॉल नहीं करते, हम हमेशा लेटर भेजते हैं, आप उस लेटर को रिस्पॉन्ड कीजिए। और आखिर पे गीत जी FBI वाले और यहाँ के जो लोकल पुलिस है वो भी कहते हैं, अगर परमात्मा ना करे आपके साथ इस तरह का केस हो गया कि आप कि किसी ने आपको एंट्रैप कर लिया और आपने पैसे भेज दिए और आपको पता चल गया कि आपने तो $5 भेजे थे, उसने आपके अकाउंट से 5000 निकलवा लिए, उस वक्त कहते हैं शर्मिंदा होके भी कम से कम लोकल पुलिस को इमीडिएटली कॉल करो। और यहाँ की जो लोकल पुलिस है जी फौरन FBI को कॉल करती है। FBI वाले कहते हैं हम ट्रैक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स की हद तक जाती हैं। बोले हमें पता है कि ये नाइजीरियन है, हमें पता है ये चाइनीज है, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं पाते। लेकिन हम आपको यही कह सकते हैं कि फोन पे किसी को इंफॉर्मेशन मत ऑफर कीजिए, और अगर आपके पास ईमेल्स आती हैं तो उसको ब्लॉक कीजिए। लास्ट की बात बताऊंगा जी, कभी कभी ये जब फिक्टिशियस इस तरह की नोटोरियस जो ईमेल्स आती हैं मिस्चीवियस, उनके नीचे नेहा जी पता क्या लिखा होता है? वो लिखते हैं इफ नॉट इंटरेस्टेड इन फ्यूचर ईमेल्स प्लीज क्लिक हियर टू अनसब्सक्राइब। तो लोग समझते हैं कि वहां क्लिक करने से अनसब्सक्राइब हो जाता, क्लिक करने से बल्कि आपका लिंक उनको वो इमीडिएटली मिल जाता है। तो उनकी ईमेल के ऊपर कहीं भी क्लिक मत कीजिए, बल्कि उस ईमेल को ब्लॉक कर दीजिए। धन्यवाद नेहा जी, भारत माता की जय हो। जी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सतीश जी। तो ये थे हमारे एक दर्शक जो कि शिकागो से बता रहे थे किस तरह से सरकार का यहाँ पर प्रयास दिखता है कि आप किसी भी तरह की जो लिंक है या ईमेल है इस पर आप रिस्पॉन्ड ना कीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, ये जानकारियां दे रहे थे। लेकिन मैं अपने जो पैनल पर मेहमान हैं उनसे भी सुनना चाहूंगी। मनप्रीत जी, भारत में इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो मैंने देखी नहीं है कहीं भी कि इस तरह से जागरूकता के लिए जनहित में जारी कोई सरकारी विज्ञापन चलाया जा रहा है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो डिश टीवी है, चाहे वो डिफरेंट एप्स के माध्यम से मोबाइल फोन यूजर्स के सामने ही क्यों ना हो। मनप्रीत जी, अगर आप सुन पा रहे हैं। नहीं, एफर्ट्स हैं मैम, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और मैंने खुद एडवर्टीजमेंट देखे हैं न्यूज़पेपर्स में जहां पर इस चीज को हाईलाइट किया जाता है कि डू नॉट शेयर योर सिक्योर डिटेल्स विद एनीबॉडी, और मैंने खुद देखे हैं ये एडवर्टीजमेंट्स। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होंगे बट एफर्ट्स कर रही है गवर्नमेंट। एफर्ट्स मैंने स्टेट लेवल पे भी देखा है, सेंट्रल लेवल पे देखा है कि ऐसी एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। सतीश जी जिन अटैक्स की बात कर रहे हैं वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं जी, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं। अगर कोई मेल आती है, फिशिंग अटैक होता है, तो मैं तो बोलता हूं कि आपको सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है कि ये कुछ मेल जो सस्पिशियस है। हम तो कहते हैं कि उस मेल को आप क्लिक भी मत करो जहां पे सब्जेक्ट जो है आपको ल्योर कर रहा होता है किसी ना किसी तरीके से, एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि ये जो सब्जेक्ट है इस मेल का ये आपको ल्योर करने के लिए कि आप उसको क्लिक करें। तो यू शुड नॉट इवन क्लिक दोज ईमेल्स जो आपको फिशिंग अटैक के लिए भेजी जाती हैं। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं, एक दर्शक और जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र जी स्ट्रेट टॉक में। नेहा जी, जो इनको कॉलर ने बुलाया उसके आगे मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूँ जी। मैं पर्सनल मेरे से हो रही बातें, कॉल आती है
कि आपका IRS टैक्स इतना ड्यू है, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको जेल हो सकती है जी। तो हम चाहते हैं आपके इंस्टॉलमेंट में आपका जो बैलेंस है वो खत्म कर दें जी। और आपको इस चीज से बचा लें जी। अच्छा, मुझे उनकी बातों से पता चल जाए। अच्छा, मेरी एक बात ये है, ये जो लोग जो स्कैम करते हैं इंडियंस हैं। अमेरिका में इन्होंने कोई काम कोई और नहीं करना, ये सिर्फ स्कैमिंग करनी है। तो ये इंडियन नाम चूज कर लेते हैं, ये इंडियन नाम है, इनको इजी टारगेट कर सकते हैं जी। तो मेरे साथ 2 दफा हुआ, मैंने कहा मुझे मदद चल गया था, इनके एक्सेंट से पता चल गया था जी। मैंने कहा आप अपना एड्रेस देंगे मुझे, तो एकदम उन्होंने फोन काट दिया। दूसरा फिर दफा हुआ, मैंने कहा अभी आप होल्ड करें, मैं पुलिस को फोन कर दिया है, अभी आपको ढूंढ रहे हैं कहाँ पर आप हैं। ऐसे ऐसे हैं, अपने इंडियन लोग को टारगेट करते हैं। ये मैं थोड़ा ऐड करना चाहता था। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जितेंद्र वालिया न्यूयॉर्क से बात कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ भारतीय जो हैं वो इस तरह के फ्रॉड में संलिप्त हैं और इसका खुद वो 2 बार विक्टिम बन चुके हैं, विक्टिम बनने से बच चुके हैं। मनप्रीत जी, लेकिन मैं बच्चों की, भारत के बच्चों की भी बात मैं समस्या जो देखती हूँ, वो सबके पास अपने डिवाइसेस हैं और वो किसी भी निगरानी के बगैर वो ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं और ये सभी ऐप्स ज़्यादातर चीनी ऐप्स होती हैं और इस पर किसी तरह की निगरानी नहीं होती और कहीं ना कहीं बच्चों के जरिए परिवारों को एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इस पर शायद किसी का ध्यान नहीं है। मनप्रीत जी। एग्जैक्टली यही एक पार्ट है उनके मोडस ऑपरेंडी का। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गेम्स हैं जिनको लॉन्च किया गया और बहुत ज्यादा यूज हुई हैं गेम्स जी। 100 मिलियन एक गेम है, उसके डाउनलोड्स हुए थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट और बच्चों को टारगेट इसलिए करते हैं बिकॉज यू कैन इजीली कन्विंस अ चाइल्ड जी, and the child will go and download the things। और एक ट्रेंड है, मैंने देखा है हमारे देश में भी ट्रेंड है कि अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल यूज कर रहा है या और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज कर रहा है तो दे थिंक कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, बट यहीं पर कैच है। अगर आप बच्चे को ये सोच के कि अगर वो सारे गैजेट्स यूज करता है तो ही इज बिकमिंग स्मार्टर, इट इज एक्चुअली वाइस वर्सा, बिकॉज when the child uses less of gadgets, then he uses more of his brain and his nerve cells increase, but it's going the other way around। So वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे बच्चों की ग्रोथ को भी इनडायरेक्टली स्टंट कर रहे हैं जी, और हमारे बच्चों को यूज कर रहे हैं ताकि वो उन गेम्स को डाउनलोड करें। और बच्चों के पास जो मोबाइल होते हैं वो तो पेरेंट्स के होते हैं, बिल्कुल, तो वो पेरेंट्स का डेटा बच्चों के थ्रू एक्वायर कर लेते हैं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि भारतीय बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है चीनी ऐप्स के जरिए। अम्बुजेश जी, जाते जाते मैं एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे समझना चाहूंगी इस पूरे विषय को लेकर, जो चीनी ऐप्स का जो एक नुकसान है वो भारतीय बच्चों को भी बड़े पैमाने पर पहुंचाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वेरी ट्रू। और जो स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, एंड जैसा अभी कह रहे हैं, इट इज अ वेरी गुड स्टेप, एंड यस, come a little late, I agree, then you cannot expect everything to, like come as soon as things start happening. Government also has to see the whole snapshot and take that moves. और एक thing में सबसे बड़ा important factor है, what you cannot do openly, वो games के तो इसमें कहीं ना कहीं हम सभी की भूमिका जो है बहुत अहम हो जाती है, सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी एक अवेयरनेस लोगों में आनी चाहिए और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि वो चीनी ऐप्स खास करके उनके प्रति लोगों को जागरूक करें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी अम्बुजेश जी आपका भी और मनप्रीत जी आपका भी कि आपने बताया कि देश में क्या कानून है जिसका फ़ायदा देश के नागरिक उठा सकते हैं और कैसे इन चीनी ऐप से बचा जा सकता है, वो तरीके भी सरकार ने बताए हैं। और अगर आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो आप फौरन इसके बारे में सूचित करना ना भूलें, इससे हिचकिचाए बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टेट टॉक में बने रहने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बेहद ही खास इनपुट्स दिए और ये भी हमें पता चला कि विदेशों में किस तरह से लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। खुद कुछ भारतीय भी इसमें संलिप्त बताए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी जानकारी आप neha@justbroadcasting.com पर और साथ ही साथ info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेज कर देना ना भूलें। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहता है।